आज क्या हुआ कि रेजिग्नेशंस भी दे दिए गए प्रेसिडेंट साहब को, दो जजेस ने, और उधर से चीफ जस्टिस साहब अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट भी बुला लिया। तो अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं जो आपसे कहने वाला हूँ कि क्या बात है कि फुल कोर्ट पहले नहीं बुलाया जी, क्यों आज बुलाया? क्या बात है कि रेजिग्नेशंस आ गए हैं कि इंतजार क्यों नहीं किया कि फुल कोर्ट होगा तो फिर शोर शराबा करके रिजाइन करें? देरीना मुतालबा पूरा होने जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पहले इंडिकेशन ये थी कि शायद फुल कोर्ट नहीं बुलाया जाएगा, तो उन्होंने अपने रेजिग्नेशन दे दिए, खत वत तो लिख दिए थे पहले उन्होंने, रेजिग्नेशन दे दिए। मैं समझता हूँ जैसे ही रेजिग्नेशन मिले हैं, अच्छा, तो फिर सोचा कि अब हम फुल कोर्ट बुला सकते हैं, क्योंकि अब शोर शराबा नहीं होगा। जो शोर शराबे वाले हैं वो तो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। अब जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मनिल्ला तो अब नहीं होंगे फुल कोर्ट में, और नाम नहीं है वो करेंगे। अब मेरा ख्याल है एक आध नाम और है, हो सकता है वो भी शायद आज ही रेजिग्नेशन आ जाए उनका। ये टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे वर वेटिंग कि फुल कोर्ट अनाउंसमेंट हो, वो हो नहीं रही थी। देन दे थॉट कि अब होनी नहीं है तो हम कर देते हैं, बिकॉज अब और क्या रह क्या गया है, अमेंडमेंट तो पास हो गई है। उनमें जो पहली चीज़ आई वो जजों की जानिब से आई, और वो सूरत-ए-हाल बन गई ये कि दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो बड़े सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और ये वो जजेस हैं जो किसी भी नुक्ता नज़र से कहीं भी कंट्रोवर्शियल नहीं है। यानी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये मानती हैं कि ये शानदार जजेस हैं, इनके किरदार पे उंगली नहीं उठा सकता कोई, ना कोई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के किरदार पे उंगली उठा सकता है, ना कोई जस्टिस अतर मनिल्ला साहब के किरदार पे उंगली उठा सकता है। इन्होंने हमेशा बड़े शानदार फैसले दिए हैं और अपने आप को हर तरह की कंट्रोवर्सी से बाहर रखा है। जी, आसिम मुनीर ने फाइनली खुद को एक सुप्रीम बॉस बना दिया, और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस मच रहे हैं एकदम, मतलब एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी हो गया है। इस पूरे सुप्रीम कोर्ट जजेस, लाहौर हाई कोर्ट जजेस, सब के सब रिजाइन करें, क्योंकि उनका होना ना होना कोई फायदा ही नहीं है ना, वो तो इररेलेवेंट होते नजर आ रहे हैं। देखिए, जब से ये आसिम मुनीर पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ बना है, ये अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली अपग्रेड करता जा रहा है। पहले इसने फील्ड मार्शल बनाया अपने आप को, अब इसने जो फील्ड मार्शल की पोस्ट है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्मलाइज कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहा है, और उसका भी अपॉइंटमेंट ये लोग ही कर सकते हैं। और एक चीज क्या है कि वहां पर ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एक तरह से उसको सुपरसीड कर रही है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और कोई भी एक तरह से जो आर्मी और जो सर्विंग आर्मी के जनरल्स है उनको कंप्लीट इम्यूनिटी मिल रहा है। और पाकिस्तान के अंदर 18th अमेंडमेंट आया था जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ था। तो अमर जी, मेरा ये मानना है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ था उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उसने पहले चालाकी करके झूठ बोल के कि हमने जंग जीती है, पाकिस्तानी सरकार से फील्ड मार्शल का खिताब ले लिया। अब उसके बाद उसने उसका फ़ायदा उठाते हुए 27th अमेंडमेंट पाकिस्तान के 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक तरमीम लाया है, संशोधन लाया है, और जिसके ज़रिए एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाई गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर है, और आईनी मामले जो भी हैं, मैटर्स कंसर्निंग कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी हर्ड बाय एनी अदर कोर्ट अदर देन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जो कि वफाकी आईनी अदालत है, वही सिर्फ सुन सकती है। बाकी सारी कोर्टों को मना कर दिया है। और उसके अलावा उसने जो है एक नई पोस्ट भी बनाई, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, CDS, डिफेंस सर्विसेज, सॉरी CDS, और वो भी बन गया है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग आर्मी चीफ, जिसके ज़रिए वो सारे जो भी आर्मी, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है,
सबके ऊपर वो हो गया है। और उसके अलावा उसने अपने आप को इम्यूनिटी भी दे दी है कि जब तक वो जिंदा है उसके खिलाफ चाहे वो कुछ भी करे, कोई भी गुनाह करे, कानून तोड़े, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। अब ये जो उसने गैर कानूनी तरह के अमेंडमेंट्स लाया है, 27th अमेंडमेंट पास हो गई है, पाकिस्तान के सदर आसिफ जरदारी ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। अब इसके खिलाफ जजों में बगावत देखी जा रही है, क्योंकि वो समझते हैं फिर उनका होना न होना तो कुछ है ही नहीं, फिर तो वो सिर्फ छोटे मोटे जो मामले होते हैं उस पर ही वो अपनी फैसला दे सकते हैं, राय का इजहार कर सकते हैं। किसी ने चोरी की, किसी ने पैसा खा गया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के जो मसले हैं वो उसके लिए उसने अपनी एक अलग से अदालत बना दिया, और जो सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर है, सुपर सुप्रीम कोर्ट बना दिया है उसने। तो इसके सिलसिले में पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने जो है, मैं आपको बताता हूँ, सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनला, ये जस्टिस 2 हैं सुप्रीम कोर्ट के। मालूम था क्योंकि ये हमेशा आज़ादी इजहार का मतलब सपोर्ट करते थे उसको, तो जिसकी वजह से वो पहले चाहते थे कि इस मसले पर फुल कोर्ट बुला लिया जाए ताकि वो उसमें अपनी राय का इजहार करें। जबकि जो इस वक्त चीफ जस्टिस बना दिया गया है जनरल जस्टिस यहिया आफरीदी, वो साहब इसके खिलाफ थे। तो जब इन जजों ने देखा कि अब इस फुल कोर्ट नहीं बुलाई जा रही तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा उनका आ गया है, अभी फुल कोर्ट बुलाई जाएगी और देखिए वो वही करेगी जो जनरल आसिम मुनीर उनको कहेगा। और इसके अलावा अभी कल लाहौर हाई कोर्ट का एक जज है शम्स महमूद मिर्ज़ा, उसने भी इस्तीफा दे दिया। उसने भी यही कहा है अपने रेजिग्नेशन लेटर में कि 27th अमेंडमेंट जो है वो मेरे ज़मीर के आवाज़ के खिलाफ है, इसके लिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। कहते हैं इसका जो वालिद साहब था वो भी कुछ ऐसा ही था, उसका नाम था जस्टिस ज़िया महमूद मिर्ज़ा उसका नाम था। और 1996 में जब बेनज़ीर भुट्टो को हटाया गया था, उस वक़्त फारूक जिलानी जो सदर था उसके खिलाफ हो गया था, उसके ऑर्डर से उसको हटा दिया गया था मुंतखब सरकार को। तो उसकी जो सुनवाई हुई थी उसमें भी इसके बाप ने जस्टिस शम्स के बाप ने ज़िया महमूद जो था उसने डिसेंटिंग वोट दिया था। यानी ये एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और कहते हैं कि इसका ब्रदर इन लॉ भी साला है या बहनों खुदा बेहतर जानता है, उसका जो ब्रदर इन लॉ है वो पीटीआई जो इस वक्त की अपोजिशन पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, उसका ब्रदर इन लॉ लगता है। उसका जो सेक्रेटरी जनरल है उसका ब्रदर इन लॉ लगता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अभी पाकिस्तान में जज जो है इसके खिलाफ बोल रहे हैं या इस्तीफ़ा दे रहे हैं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं। दुनिया में कहावत है पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, और इसका मिसाल जो है पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं हो सकता। शुरू से लेके 47 से लेके कायद आज़म को, मोहम्मद अली जिन्ना को कत्ल किया गया, लियाकत अली खान को कत्ल किया गया, और फिर आए दिन वज़ीर आज़म गिरते रहते थे, तो कुछ भी नहीं होता। अयूब खान आया, यहिया खान आया, जनरल ज़िया आया, परवेज़ मुशर्रफ आया। ये लोग जो सियासतदान जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सच्ची जमहूरियत आ सकती है, वो एक कह सकते हैं विशफुल थिंकिंग करते हैं, और एक अफीम की के
जो सपने में रहते हैं वो, ऐसा पाकिस्तान में कभी नहीं हो सकता। आज 3 जजों ने इस्तीफा दिया है, कल 3 और जज भी इस्तीफा देंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। उसकी जगह पर और कई आ जाएंगे, बोलेंगे साहब हम तैयार हैं काम करने के लिए। तो पाकिस्तान में वही होगा जो आर्मी चीफ चाहेगा। ये पिछले 78 साल से होता आया है और आइंदा जितने साल तक ये पाकिस्तान चलेगा होता रहेगा। प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिए थे ना जी। तो फिर रह क्या गया था। हाँ, अच्छा, बड़ी चंबे की बात इसमें यह है कि इससे पहले जब भी जस्टिस मंसूर अली शाह कोई लेटर लिखते थे वो मीडिया को पहले मिल जाता था, और बकौल अपोजिशन के, उनकी अपोजिशन के कि वो खुद लीक करते हैं, और वो मीडिया की जीनत बन जाता था। रेजिग्नेशंस क्या पहले से लिख दिए गए थे लेकिन भिजवाए नहीं गए थे? खबरें ये लीक हुई थी कि हम रिज़ाइन करेंगे, हम सबको पता था कि ये रिज़ाइन करेंगे, बिकॉज ये रह नहीं सकते थे ना इस किस्म के माहौल के अंदर जहाँ उन्होंने इतने एतराज़ किए थे, तो वो रह नहीं सकते थे। क्वेश्चन वाज व्हेन विल दे रिज़ाइन। जी। तो वो अब पता चल दे वर वेटिंग फॉर द फुल कोर्ट कि वो अगर होता है तो वी विल डू इट आफ्टर द फुल कोर्ट। को फुल कोर्ट के अंदर बोलेंगे ना, मौका मिलेगा ना, लोगों को उकसाएंगे ना, देखिए ये हो गया वो हो गया, इट वुड हैव बीन हेडलाइंस। फुल कोर्ट के अंदर लड़ाई झगड़े हो गए। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि फैसल वाडा जो बात कर रहे थे, हाँ, फैसल वाडा कह रहे हैं नवंबर में कुछ हलचल होने वाली है। वो कह रहे हैं आगे 19 नवंबर तो है, चढ़ गया ना, वो कह रहे हैं आगे कुछ हलचल होने वाली है। अच्छा। तो वो क्या हलचल होने वाली थी? वो ये खतरा था कि अगर फुल कोर्ट हुआ तो उसके अंदर ये गड़बड़ होगी, हलचल होगी, वहाँ डिविजन्स होंगे, वहाँ कोई मसला बन सकता है। ये 2-3 जजेस हैं, ये काफ़ी फायरी स्पीचेस दे के इशू हेडलाइंस बनाए, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। मगर अब मेरा ख्याल है कि अगर आज आप फैसल वाडा को पूछे अभी कि भाई अब क्या होगा, तो आप वो कहेगा और सब ठीक हो गया, सिर्फ एक 3rd रेजिग्नेशन आने वाली है। अच्छा। लेकिन हुआ ये था कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले ये वादा किया गया था फजलुर रहमान साहब से भी और बाकी सबसे भी हुकूमत की जानिब से कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन मंसूर अली शाह साहब से जब कुछ गारंटियां मांगी गई तो उन्होंने वो देने से इनकार कर दिया। मंसूर अली शाह साहब ने वो यकीन दहानियां नहीं करवाई जो उनसे मांगी जा रही थी। इस बुनियाद पे हुकूमत फिर अपना बंदा ले आई, जस्टिस याया अफरीदी। मंसूर अली शाह साहब को हटा दिया, वो सबसे सीनियर जज थे और उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। लेकिन इसके बावजूद कभी भी मंसूर अली शाह के बारे में कोई नेगेटिव बात हुकूमत ने भी नहीं कही, अपोजिशन ने भी नहीं कही। उन्हें लगता था कि ये एक अपराइट जज है, लेकिन हुकूमत ने अपनी चॉइस कर दी। इसी तरह जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह है, वो जब वकला तहरीक चल रही थी तो उसमें पॉलिटिकल पार्टियों से, वकला की तंजीमों से सबसे वो कोऑर्डिनेशन में रहते थे। तो अतर मिनुल्लाह साहब बड़े अपराइट इंसान है। बहुत सारी चीज़ों में बाद औक़ात उनसे इख्तलाफ भी रहा बहुत सारे लोगों को। यानी मुझे सिद्दीक जान ने एक दिन कहा कि मुझे लगता था कि अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं वो ज़्यादती करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने देखा कि अतर मिनुल्लाह साहब सिर्फ वही करते हैं जो आईन पाकिस्तान और कानून कहता है। ये किसी की तरफ भी नहीं हो सकते, ये कानून वाली साइड पे है और बहुत अपराइट आदमी है, ये मुझे सिद्दीक जान साहब ने बताया। तो ये मेरे को लग रहा है इसके कारण वहां पर 2 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने रिजाइन किया है और अब वहां पर हाई कोर्ट के जजेस भी रिजाइन कर रहे हैं और ऑपोजिशन एक तरह से बोल रही है कि वो इसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल, ये एक तरह से सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।